नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने चुनाव के लिए फिर से लिस्ट जारी कर दी है। 15 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की गई है और पहले लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पहले आज ही जारी की लिस्ट थी, लेकिन वापस ले ली गई थी लिस्ट, और जिसमें 44 उम्मीदवारों के नाम थे। बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बीजेपी ने आज उम्मीदवारों की संशोधित लिस्ट जारी कर दी है। पहले चरण के तहत इस लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं और इससे पहले सुबह 10 बजे बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, फिर उसे वापस ले लिया गया था और जिसके बाद अब दोबारा से संशोधित लिस्ट जारी की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इस लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जम्मू एंड कश्मीर चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के 15 उम्मीदवार घोषित किए गए। तो बीजेपी ने चुनाव के लिए फिर से लिस्ट जारी कर दी है। पहले 10 बजे 44 नामों की लिस्ट जारी की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन उसके बाद संशोधित लिस्ट एक जारी की गई दोबारा, और इस लिस्ट में 15 नाम शामिल हुए। 15 नामों की लिस्ट जारी की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की यह लिस्ट सामने आई है, जिसमें 15 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। और जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनावी शंखनाद के बीच बीजेपी ने एक प्रक्रिया के बाद अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी जल्द ही दूसरी सूची भी जारी करेगी। बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनावी शंखनाद के बीच पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक प्रक्रिया के बाद घोषणा की है। पार्टी ने पहली सूची में कुछ सीटों पर, जो कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज के कुछ जो हमारी सीट्स हैं, उस पर अपने उम्मीदवारों का नाम जो है वो फाइनल किया है। क्योंकि पहले फेज का जो चुनाव है उसका नॉमिनेशन भरने की डेट 27 अगस्त है, तो पार्टी ने तुरंत ऐसे विधानसभा जो फर्स्ट या सेकंड फेज में आते हैं, उन असेंबली सेगमेंट्स में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। जल्द पार्टी दूसरी सूची भी जारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। कश्मीर में कुछ जगहों पर हम कुछ ऐसे विनिबिलिटी रखने वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ हम आपसी तालमेल की हमारी बातचीत चल रही है। और उधर लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नए जिले बनने से लद्दाख के लोगों को फायदा होगा और मोदी सरकार लद्दाख के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के दृष्टिकोण के तहत यह फैसला लिया गया है। नए जिलों में जास्कर, द्रास, शाम और नुब्रा के साथ आपको बता दें कि चांगथांग शामिल है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तब तक सशक्त हो रहेगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश वाली गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मुगल बादशाह औरंगजेब को दुष्ट बताते हुए कहा कि उसका संबंध भी इसी आगरा से ही था। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए।
बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से SC/ST आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीएसपी सुप्रीमो ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला किया है और उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि सपा जिसने 2 जून 1995 में बीएसपी की ओर से समर्थन वापसी पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, तो इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती, जबकि उस दौरान केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और समय से अपना दायित्व तो नहीं निभाया सरकार ने। मायावती ने आगे कहा, उस समय सपा के आपराधिक तत्वों से बीजेपी सहित समूचे विपक्ष ने मानवता व इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया है, तो इसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती रहती है। लोग सचेत रहें, बीएसपी वर्षों से जातीय जनगणना के पक्षधर रही है और अभी भी है, लेकिन जातीय जनगणना के बाद क्या कांग्रेस SC/ST और OBC वर्गों का वाजिब हक दिला पाएगी? ये बड़ा सवाल भी मायावती ने खड़े किए हैं। और मुंबई में दही हांडी के मौके पर सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। पूरी मुंबई में बीजेपी ने अफजल खान वध के प्रसंग के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए हैं। दरअसल ये पोस्टर्स उद्धव ठाकरे के उस विवादित बयान का जवाब माना जा रहा है जिसमें अमित शाह के अहमद शाह अब्दाली कहा गया था। ऐसे में दही हांडी के जरिए अफजल खान के वध का दृश्य दिखाया जाएगा। बीजेपी ने इस दही हांडी कार्यक्रम को आदित्य ठाकरे के विधानसभा क्षेत्र वर्ली में परिवर्तन दही हांडी के नाम से आयोजित किया है और इस दही हांडी में अफजल खान हत्याकांड का नाट्य रूपांतरण किया जाएगा। दही हांडी उत्सव का विशेष आकर्षण अफजल खान वध का दृश्य होगा और इसके जरिए एक बार फिर हिंदुत्व के एजेंडे को प्राथमिकता दी गई है। अफजल खान वध का दृश्य शिवाजी महाराज की वीरता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाने वाला है। महाराष्ट्र के कल्याण लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्रीकांत शिंदे ने देर शाम उल्हासनगर में अपने संसद कार्यालय में जनता दरबार आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जनता दरबार के बाद शहर के प्रमुख नेताओं ने सांसद से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने पप्पू कलानी की जमानत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी जमानत बीमारी के आधार पर मिली है। अगर पप्पू कलानी विधानसभा चुनाव में ओमी कलानी के लिए प्रचार करते हैं तो कलानी परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए टीओके के प्रवक्ता कमलेश निकम ने कहा है कि प्रदीप रामचंदानी मानसिक रूप से बीमार हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक चोर किस्म का आदमी कलानी परिवार के लिए बताए और लोग माने, वो एक बहुत बड़ी बात है। उनके ऊपर चोरी जैसे आरोप है, अगर वो धमकी देना चाहते हैं तो हमें कोई परवाह नहीं है उनकी धमकी की, हम भी कलानी हैं। दूसरी बात, वो शायद खुद भूल चुके हैं कि उनके ऊपर जो चोरी का केस है, जिसका वीडियो एविडेंस है, वो केस में से एक्विट होकर आए हैं। लेकिन अभी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो नया कानून जो लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने वीडियो एविडेंस को परमिसिबल किया है, तो ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई एनजीओ उनके एक्विटल के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अभियान में जुटी बीजेपी ने रोहतक में चुनाव कार्यालय की शुरुआत की है और राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी ने रोहतक में बीजेपी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस मौके पर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा समेत प्रदेश के अनेक नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में चुनावी गतिविधियां यहीं से संचालित की जाएंगी और इस चुनाव कार्यालय में ही चुनाव प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों के कार्यालय खोले जाएंगे और यहां संबंधित पदाधिकारी बैठक चुनावी गतिविधियां चलाएंगे। उधर प्रयागराज में 8वीं क्लास के छात्र हार्दिक विश्वकर्मा की खुदकुशी मामले में आरोपी प्रधानाचार्य अनिल कुमार को निलंबित कर दिया गया है। TV27 न्यूज की तरफ से प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के असर है कि प्रथम दृष्टया से जांच में दोषी पाए जाने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण तिवारी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रधानाचार्य अनिल कुमार को निलंबित किया। आरोपी प्रधानाचार्य पर आत्महत्या के लिए उकसाने और मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप है। दरअसल सराय बमरेज थाना क्षेत्र जलालपुर नेदुला प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों की प्रताड़ना से तंग आकर हार्दिक विश्वकर्मा नाम के एक छात्र ने खुदकुशी की थी।
बहराइच के महसी इलाके में भेड़ियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम प्रशासन की कवायद के बावजूद भेड़िए ने घर के आंगन में एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक ग्रामीणों के साथ भेड़ियों को ढूंढने में जुट गए। इस दौरान बीजेपी विधायक ने खुद बंदूक हाथों में लेकर आसपास के इलाके में कॉम्बिंग की, जिसके बाद महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं डीएफओ पोस्टमार्टम की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। झांसी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव कमरे में पड़ा मिला। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की अब जांच पड़ताल में जुट गई है। अमरोहा में 2 दिन पहले नेशनल हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने मौजूद कर्मियों को तमंचे के बल पर बंधक बना लिया था और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिसको पुलिस जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने का दावा कर रही है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लूट का माल भी बरामद कर लिया है। पुलिस सर्विलांस एवं एसओजी के सहयोग से इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों को बंधक बनाकर बैटरी, इन्वर्टर एवं पैसे ले जाने की घटना सामने आई थी। इसका सफल अनावरण 48 घंटे के अंदर कर लिया गया है। इस घटना में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी, 1 बाइक, तमंचा एवं 9 बैटरी, इन्वर्टर रिकवर कर लिए गए हैं। 3 व्यक्ति अभी वांछित हैं। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ के सरैया किशुनगंज गांव में जमीनी विवाद के चलते पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई है। पुलिस के रोकने पर ग्रामीणों ने अभद्रता की, जिससे वहां की स्थिति ज्यादा बिगड़ गई। पुलिस से तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर हुआ और वही मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। 24 को शाम का लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच में थाना अंतों पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सरैया में एक नवीन प्रति की जमीन है, जहां पर गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती निर्माण कार्य किया जा रहा है। उसकी सूचना पर थाना की पुलिस और क्षेत्रीय लेखपाल संयुक्त रूप से मौके पर भ्रमण करने के लिए गए। जांच पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि उनके द्वारा किया जा रहा कार्य अवैध था तथा नवीन प्रति भी किया जा रहा था। क्षेत्रीय लेखपाल तथा पुलिस टीम द्वारा उक्त कार्य करने से मना किया गया, जिसके क्रम में जिस पक्ष द्वारा कार्य कराया जा रहा था उसके द्वारा पुलिस बल एवं क्षेत्रीय लेखपाल के साथ अभद्रता की गई, धक्का मुक्की, मारपीट, गाली गलौज करते हुए उनके कार्य सरकार में बाधा पहुंचाई गई। और भोपाल में जन्माष्टमी से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है, जिसमें यूपीएस पेंशन का केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। नई पेंशन स्कीम के संबंध में भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि एमपी में जल्द केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस पेंशन लागू होगी और कर्मचारियों को भी जल्द मिलेगा केंद्रीय पेंशन की सौगात का लाभ। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा देने पर पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। वहीं कांग्रेस की आपत्ति पर भी बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमेशा आपत्ति रहती है। कांग्रेस सफेद झूठ का नाम है, उसका काम हमेशा आपत्ति करना है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन की मांग, यूपीएस की मांग की जा रही थी, वो आज मांग पूरी हुई है। जन्माष्टमी के पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस के माध्यम से ये तोहफा दिया है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार इसको लागू करेगी और इससे पूरे देश भर के और मध्य प्रदेश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को इस पेंशन का लाभ मिले। सारंगपुर में विधानसभा के गांव पांदा में भगवान धरणीधर के विशाल मंदिर में वृद्ध स्तर पर चल रहे समारोह निकाला गया। समारोह में भगवान रणधीधर की झांकी सजाई गई और डीजे की धुन पर युवाओं ने भगवान धरणीधर के जयकारों के साथ बढ़ चढ़कर उत्साह से डांस और मातृ शक्ति स्वरूपा बहनों मंगल गीत गाए। गांव में जगह जगह भगवान बलराम की पूजा अर्चना और चल समारोह का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि सारंगपुर विधानसभा में धाकड़ समाज मुख्यतः खेती किसानी के साथ व्यापार और सरकारी नौकरी में निरंतर प्रगति पथ पर पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है।
रायसेन के सिलवानी में एक मड रैली का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में जीप चालकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मड रैली को देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। मड रैली का शुभारंभ मुफ्ती रहीम उल्लाह खान कासमी ने फीता काटकर किया, जिसके बाद मड रैली से पहले सिलवानी नगर में एक वाहन रैली निकाली गई और रैली में भाग लेने वाले कई वाहन चालकों ने कीचड़ और दलदल में अपनी गाड़ी चलाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। मड रैली के आयोजकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता में सभी प्रतियोगियों को अपने हुनर दिखाने का मौका दिया गया। मड रैली में कई वाहन कीचड़ में फंस गए थे, जिन्हें ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला गया, तो कई वाहनों को चैन से निकाला गया। दर्शकों ने वाहन चालकों का तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया। और बड़वानी में 5 से 6 पेंशनरों के बैंक खातों से अचानक राशि कटने का मामला सामने आया है। बैंक खातों से हजारों रुपए की राशि कटने का मैसेज मोबाइल पर आने के बाद शासकीय सेवा से रिटायर्ड पेंशनरों ने कोतवाली थाने पहुंचकर लिखित में अपनी शिकायत दर्ज कराकर बताया कि उनके मोबाइल पर मैसेज आया जिसमें उनके खाते से 44,410 रुपए सेविंग अकाउंट से कम हो गए। इसके बाद जब उन्होंने एटीएम जाकर चेक किया तो एटीएम में भी 44,410 रुपए डेबिट किए गए। ये पैसा कहां डेबिट हुआ इसका पता नहीं चल सका और बताया कि उनके साथ ही नहीं बल्कि 5 से 6 लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ है। जिसके बाद उन्होंने बैंक के टोल फ्री नंबर पर भी बात की। बैंक ने उन्हें छुट्टियां खत्म होने के बाद बैंक खुलने पर बैंक में आकर परेशानी बताने को कहा। मोबाइल पे मैसेज आया कि आपके 44,410 रुपये मेरे सेविंग अकाउंट से कम हो गए और उसके बाद हम एटीएम में गए। एटीएम में भी 44,410 रुपये डेबिट बता रहे हैं, परंतु कहाँ डेबिट हुए इसका पता नहीं लग रहा है। तो हम तुरंत मतलब गिरते पानी में थाने में आए, थाने में रिपोर्ट करी। तो थाने में आने पे पता चला कि मेरे साथ 5-6 लोगों के साथ यही हादसा हुआ है। फिरोजाबाद में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के बाएं पैर में गोली लग गई है जिससे वह घायल हो गया है। पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर घटनास्थल पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से मुठभेड़ के दौरान आरोपी से एक तमंचा, 315 बोर, एक खाली खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। थाना उत्तर पुलिस द्वारा एक दुष्कर्म और पॉक्सो तथा SC/ST एक्ट के अभियुक्त की तलाश के दौरान बेंदी की पुलिया पर पुलिस मुठभेड़ हो गई। उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। बचाव में पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया जिससे वो घायल हुआ। उसको तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। पूछताछ पर उसने अपना नाम मेहताब आलम, हुगली, वेस्ट बंगाल का पता बताया है तथा उसने दुष्कर्म की घटना को स्वीकार किया है। उसके पास से नाजायज असलहा की बरामदगी की गई है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।